हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी पटना एजुकेशन। आई होप मेरा आवाज़ आप लोग के पास जा रहा होगा। तो आज हम लोग पीवाईक्यू सीरीज का लेक्चर थर्ड करने वाले हैं। दो पहले हो चुका है। अगर आप लोग वो दो वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और आज से हम लोग हर क्वेश्चन का डिटेल वाइज एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि आप लोग को फ्यूचर में होने वाले एग्जाम में आप लोग को बहुत ही मदद करेगा। जैसे कि एक क्वेश्चन से हम लोग 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा जानेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता भी है तो आपसे बन जाएगा। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और फ्रेंड लोग के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। तो चलिए हम लोग ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और सीधे क्वेश्चन पे हम लोग सीधे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग देखते हैं। 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों पर निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? जो 42 संवैधानिक संशोधन अधिनियम था ना, उसके द्वारा कौन सा आर्टिकल को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो आप लोग बताइए इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 के ए। देखिए 51 का ए है इसका करेक्ट आंसर। और इसके बारे में हम लोग कुछ 42वें संवैधानिक संशोधन है ना, उसके बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो 42वें संशोधन में 42वें संशोधन में भारत का वर्णन लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया। और राष्ट्र की एकता शब्द को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। संविधान के मुख्य निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जो संविधान में भारत के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को घोषित करने के खिलाफ थे। जो 42वें संवैधानिक संशोधन था ना, इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य से बदलकर ना समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य कर दिया गया। और राष्ट्र की एकता को बदलकर राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। और जो संविधान के मुख्य निर्माता हैं वो हमारे भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो सामाजिक और आर्थिक ढांचों को घोषित करने के खिलाफ थे। तो अगर आप में हमसे कुछ गलती होता है तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा, भाई समझकर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद ये पहले राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस नगर में की गई थी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। 1 2 3 4 को एबीसीडी मान लीजिएगा आप लोग। तो चलिए आप लोग बताइए इसमें से सही जवाब क्या होगा? जो स्वतंत्रता के बाद के पहले के राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर में की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। तो चलिए राष्ट्रीय खेलों के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। राष्ट्रीय खेलों में खेले गई कई विषय खेलों की कई विषय होती है, जिसमें भारत के विभिन्न राज्य के खिलाड़ी भाग लेते हैं। 1920 के दशक में भारत ने 1920 के एंटवर्प एंटवर्प ओलंपिक में भाग लिया। और 1924 में पेरिस में भारतीय प्रतिभागियों का चयन करने के लिए 1924 में दिल्ली में भारतीय ओलंपिक का आयोजन किया गया था। तो आप लोग राष्ट्रीय खेल के बारे में ये सब जो इम्पोर्टेंट है इसको आप लोग याद जरूर रखिएगा, ताकि आप लोग को अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? ऑप्शन ए भरतनाट्यम, ऑप्शन बी सत्रिया, ऑप्शन सी बिहू, ऑप्शन डी मोहिनीअट्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहू। तो चलिए हम लोग लोक नृत्य असम का और सब नृत्य देख लेते हैं, ताकि आप लोग को अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो असम का सत्रिया हो जाएगा, बागुरुम्बा हो जाएगा, कली गोपाल हो जाएगा, खेल गोपाल होगा, राखल होगा, बिहुआ नृत्य होगा, नट पूजा नृत्य होगा, चोंगली नृत्य होगा, चोंगवी नृत्य होगा, नागा नृत्य होगा, अंकिया नाट नृत्य होगा। तो आप लोग ये सब पूरा डांस को नृत्य है जो ना, उसको आप लोग मुंह पे याद रखिएगा, ताकि एग्जाम में आप लोग को एक 1 से 2 सेकंड में ये सब क्वेश्चन बन जाना चाहिए, ताकि आप लोग को टाइम मैनेज अच्छा से हो पाए। ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। नृत्य
से रिलेटेड टॉपिक में। ये सब आप लोग को सीधे डायरेक्ट मुँह पे याद है तो डायरेक्ट बन जाएगा, सोचने में ही नहीं पड़ेगा। और ये सब का ट्रिक का वीडियो तो मैं स्टैटिक जीके में पढ़ा ही रहा हूँ। अभी एक वीडियो हुआ है और आगे-आगे सब कंप्लीट हो जाएगा, पूरा स्टैटिक जीके वो भी ट्रिक के साथ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और कटास राज भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो देखिए हिंदू मंदिर आप लोग इसमें आप लोग डाउट करिएगा एग्जाम में, हम लोग को लगेगा कि नेपाल या श्रीलंका होगा लेकिन नहीं, हम लोग का खासम खास पड़ोसी देश, हम लोग का दुश्मन पाकिस्तान में है। तो देखिए इसका आंसर पाकिस्तान है। तो चलिए हम लोग हिंगलाज माता से रिलेटेड और बातें देख लेते हैं। इन्हें चंगाली माई के नाम से जाना जाता है। जो हिंगलाज माता है ना, जो हिंदू मंदिर है, उसको चंगाली माई के नाम से जाना जाता है और उनका मूल मंदिर पाकिस्तान के बलूचिस्तान है ना, वहाँ स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि एसएससी बार-बार ये क्वेश्चन को पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर और आप लोग बताइए कैसा है वीडियो? कमेंट्स कर दीजिएगा और अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो उसको भी आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैं भी आदमी हूँ भाई, मुझसे भी गलती होता है। तो चलिए उससे पहले हम लोग शायरी आप लोग को मैं सुनाता हूँ। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो आप लोग हमेशा मोटिवेशनल शायरी सुनते रहिएगा ताकि आप लोग को पढ़ाई में बहुत ही हेल्पफुल करेगा, एनर्जी देगा अंदर से। ऐसे तो ये सब कुछ मिनट के लिए ही रहता है लेकिन आप लोग को ये सब ज़रूर सुनना चाहिए। असली मोटिवेशन तो माँ-बाप को देखकर मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है? तो आप लोग बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन बी बांधवगढ़, ऑप्शन सी मौन घाटी, ऑप्शन डी नंदा देवी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़। तो चलिए हम लोग मध्य प्रदेश के और राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बालाघाट और मांडला में है। देखिए, पार्क का नाम और स्थान भी दे दिया है। पार्क का नाम बोल देते हैं, आप लोग स्थान देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में 12 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जो अभी हम लोग देखे हैं ये क्वेश्चन में। संजय राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, मांधव राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कुन्नो पालतू राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर कलानी में है। तो देखिए हम लोग एक क्वेश्चन से हम लोग कितना 12 राष्ट्रीय उद्यान देख लिए, तो अगर ये सब आएगा फ्यूचर में क्वेश्चन तो आप लोग से बन जाएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2022 में कहाँ किया गया था? तो ये क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर से भी ले लिए थे जो 2022 के एमटीएस में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। जो ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट है ना, इससे पूछा गया था कि 2022 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। निम्नलिखित में से फसल ऋतु और संबंधित फसल की गलत युग्म को पहचानिए। देखिए रबी जो है, रबी में तो गेहूँ आता ही है, खरीफ में तो ज्वार आता ही है, खरीफ में सोयाबीन भी आता है, तो इसका रॉन्ग हो जाएगा। धान तो खरीफ में आता है, रबी में कहाँ से चल जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में 3 प्रमुख फसल ऋतु हैं, जिसमें खरीफ में कैसे धान आ गया, ज्वार आ गया, सोयाबीन हो गया, ये सब आ जाएगा खरीफ में। रबी में आ जाएगा गेहूँ आ जाएगा, चना आ जाएगा और और जायद में हम लोग खीरा, ये सब आता है, तरबूज, ये सब उसमें जायद में आता है। अकबर के शासनकाल के दौरान दीवान नाम से जाना जाने वाला अधिकारी मुगल साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस विभाग से संबंधित था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अदालती मतलब कोर्ट से, या वित्त मतलब पैसा से रिलेटेड, या सैन्य से रिलेटेड, या विदेशी मामला में, या फॉरेन फॉरेन रहता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर,
जो विदेशी मामला रहता है उसमें, वो तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पैसा से रिलेटेड वित्त मंत्रालय में रहता था ये सब। अभी कि इसको वित्त मंत्रालय हम ये फाइनेंस मिनिस्ट्री बोलते हैं, जो हमारे निर्मला सीताराम है, जो टैक्स पूरा लगाते हैं, तो दीवान उसी में आता था, वित्त विभाग में। तो चलिए इससे अकबर से रिलेटेड कुछ अन्य इंफॉर्मेशन जानते हैं। मुगल सम्राट अकबर को जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से जाना जाता था। जो अकबर थे ना, उसको जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से भी जाना जाता है। वह तीसरा मुगल सम्राट था। जो अकबर है ना, वो तीसरा मुगल सम्राट था, जिसने 1556 से 1605 तक शासन किया। जो अकबर थे ना, 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर मुगल सम्राट हुमायूं का पुत्र था। पहले बाबर आए, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद मुगल ये अकबर आए। कम उम्र में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने के बाद मुगल सम्राट अकबर को बैरम खान की मदद मिली। जो हुमायूं थी ना, वो जो बार बार लड़ता रहता था, और इसको ये यहाँ चौसा की युद्ध हुआ था, उसको वहां पे भगा दिया था, तो वो बाहर चला गया था। और वो बैरम खान के पास रहता था, उसकी माता भी बैरम खान के पास रहता था। जो ये बैरम खान ने अकबर को बहुत ही मदद किया, जिसने भारत के मुगल को विस्तार और सामकेतिक करने में मदद की। बैरम खान था ना, जो मुगल को आगे बढ़ाने में मदद किया अकबर को। तो आप लोग ये सब देख लीजिएगा, अकबर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है, ताकि ये सब डायरेक्ट आता है कि अकबर का शासनकाल डायरेक्ट पूछ देगा, अकबर का पूरा ऐसी और नाम पूछ देगा, और अकबर का कौन मदद किया ये पूछ देगा, अकबर का पिता कौन है ये पूछ देगा। ये सब इसे 4 क्वेश्चन बन जाएगा। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए श्रीलाल शुक्ला, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी फणीश्वर नाथ रेणु। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित मैला आंचल 1954 में हिंदी कथा साहित्य के प्रथम और श्रेष्ठ आंचलिक उपन्यास है। तो ये सब देख लीजिएगा, मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो क्वेश्चन है, जो बार बार एसएससी पूछता ही है। और ये कब लिखा गया था ये भी देख लीजिएगा, आप लोग के लिए मैं लिखा दिया हूँ। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप पुरुष वर्ग में चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 में प्रतियोगिता किस देश ने जीती? तो इसका हमारा देश भारत जीता था, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 23 वाला। तो चलिए हम लोग खो खो से कुछ इंपॉर्टेंट बात तो जानते हैं। प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होता है। जो खो खो है ना, इसमें प्रत्येक टीम में 12 खिलाड़ी होता है, लेकिन जो मैदान में जब उतरता है ना, तो 9 खिलाड़ी ही रहता है। तो चलिए हम लोग अन्य खेल में कितना खिलाड़ी होता है वो भी देख लेते हैं। क्रिकेट में 11 रहता है, फुटबॉल में भी 11 रहता है, बास्केटबॉल में 5 रहता है, पोलो में 4 रहता है, और हॉकी में 11 रहता है, बेसबॉल में 9 रहता है। जैसे बेसबॉल में हम लोग याद रखेंगे, भाई बेस दो ना बेस, तो कोई बोलेगा नो नो भाई बेस न दो, तो नो नो से 9 हम लोग याद रखेंगे बेसबॉल में। रग्बी सबसे ज़्यादा, रग्बी में 15 खिलाड़ी रहता है, वॉलीबॉल में 6 रहता है, आइस हॉकी में 6 रहता है, और कबड्डी में हम लोग जानते हैं 7 रहता है। तो देखिए इससे भी आप लोग को बहुत मदद मिलेगा। बहुत पूछ देता है, बार बार पूछता है कि इस खेल में कितना खिलाड़ी रहता है, पूछ देगा रग्बी में कितना खिलाड़ी रहता है, तो आप लोग अब बता दीजिएगा। इसीलिए तो आप लोग के लिए मैं एक्सप्लेनेशन के साथ लाया हूँ, ताकि आप लोग को अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही मदद करे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 में सबसे निचले स्थान पर